नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं जतिन बांसल आपको मास्टर कैडर की जो 29 तारीख को होने वाला है उसकी एक प्रॉपर तैयारी करवाऊंगा। ये प्रॉपर तैयारी मेन मैथ की होने वाली की है। मतलब आपको मैथ के रिगार्डिंग एक क्विक रिवीजन हो जाएगी आपके टॉपिक्स के रिगार्डिंग, और साथ ही साथ ये आपको पहले मटेरियल देने के बाद उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा ताकि आपको ये पता चल सके कि आपका कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ यूज़ हो रहा है। ठीक है, जिससे आपके हर तरह काफ़ी डाउट और कम से कम भी पेपर क्लियर हो जितना अटैम्प्ट आराम से हो सके। ठीक है, ताकि आप एक मेरिट में बन सके। मेरी कोशिश इतनी रहेगी कि आपको उतना प्रोवाइड मैं करवा सकूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो लेक्चर आज का। उससे पहले अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है मैथ आई क्यू, आप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप मेरे से ज्वाइन जरूर करिएगा। मैं कोशिश ये रहेगी हफ्ते के हफ्ते अंदर आपको मैथ के कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊँ उसी के अंदर, ताकि आप उसको सॉल्व कर सकें, और साथ ही साथ उससे अगले दिन या शाम तक मैं आपको उसकी आंसर की भी प्रोवाइड करवाऊँगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बात पहले शुरू करेंगे हम सेट थ्योरी से। सेट थ्योरी में हम जब भी शुरू करते हैं सबसे पहले दिमाग में आती है सेट, कि असल में सेट क्या होता है हमारे पास। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ठीक है, यहाँ पे वेल डिफाइन और डिस्टिंक्ट का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। वेल डिफाइन का मतलब ये होता है कि हमारे पास किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, उसके रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूजन ना हो कि क्या वो, मान लीजिए वो एलिमेंट एक्स है, कि वो हमारे सेट में है या वो एक्स हमारे सेट में नहीं है। इसके रिगार्डिंग हमें किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे वेल डिफाइन का मतलब ये होता है, वेल डिफाइन मीन हमें सेट के एलिमेंट्स के बारे में कोई डाउट नहीं है, क्लैरिटी है इसके अंदर यही एलिमेंट होंगे, इसके अलावा जो मर्जी एलिमेंट लिया हो इसके अंदर नहीं होने वाले। डिस्टिंक्ट का मतलब ये है, अगर एक बारी आपने किसी सेट के अंदर, जैसे मान लीजिए x1, ये एक बारी मैंने सेट के अंदर रख दिया, इसको थोड़ा सा आप इस तरह लिखिए कि जैसे ये मेरा एक सेट है ए, इसको मैंने इस तरह लिख दिया x1। अब एक बारी रख दिया मैंने इसको, तो दूसरी बारी x1 रखने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आपको हर एक एलिमेंट को सिर्फ एक बार ही लिखना है एक सेट के अंदर। ठीक है, अब दूसरा एलिमेंट आप वो लिखोगे जो उससे डिफरेंट होगा, वो x1 नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई x2 होगा, सच दैट x1 नॉट इक्वल टू x2, ये चीज़ इस तरह की। डिस्टिंक्ट का मतलब यहाँ पे ये हुआ, जब भी आप सेट राइट करोगे कोई दूसरा एलिमेंट उसके अंदर देखोगे या लिखोगे तो वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक खास डेफिनेशन है। कभी कभार सिंपल क्वेश्चन बनते हैं इनके, बच्चे यहीं पे गलती और मिस्टेक कर देते हैं। लाइक अब इसको एक थोड़ी सी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई सेट लिया x1, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, जिसे इस तरह भी डिनोट कर देते हैं, नेचुरल नंबर की नोटेशन इस तरह ये होती है। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछूं क्या इसके अंदर 1 है या नहीं, आपको क्लियर है इसके अंदर 1 है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आपसे ये पूछूं क्या 1/2 नेचुरल नंबर में है या नहीं, आपको कहोगे नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको क्लियर है। इसका मतलब नेचुरल नंबर आपका सेट हुआ, क्योंकि ये वेल डिफाइन है। क्योंकि वेल डिफाइन क्या है, आपने इसके अंदर क्या रखे हैं, सारे नेचुरल नंबर, और उसके बाद क्या नाम है, ये डिस्टिंक्ट भी है गया। आप इसके अंदर 1 2 आप इसको डिस्टिंक्ट तौर पे लिख दो तो ये आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों प्रॉपर्टी को जब हम कंबाइन करते हैं जो हमारे पास सेट बनता है उसे तब हम उसे सेट बोलते हैं। जो हमारे पास कम्बिनेशन बनेगा जिसे हम सेट बोल देंगे। इसी तरह अगर हम दूसरी एग्जाम्पल की तरफ देखें, हमारी इसके अंदर हमने लिया गया एक्स लिया है, एक्स ऑफ मतलब एक्स इज ए रियल नंबर। यहाँ पे वो सारे एलिमेंट है एक्स, एक्स सच दैट रियल नंबर होगा। एक कंडीशन होती है, सेट टेबुलर फॉर्म बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो ये कंडीशन है ये। अब इसको मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, नोटेशन ये होती है। मैं आपको पहले बता दूं कि मैं नेचुरल नंबर की नोटेशन ये, रियल नंबर की नोटेशन ये, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ तो नोटेशन ये यूज़ करके चलूँगा। ठीक है, आपको ताकि किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, मैं आपको पहले ही क्लियर करके आगे चलता रहूँगा। अब यहाँ पे हमने सेट ऑफ सारे रियल नंबर रखे गए। अब रियल नंबर के अंदर हमें कोई डाउट नहीं, क्या इसके अंदर 0 है, हाँ है। क्या इसके 1/2 है, हाँ है। अगर मैं जब बात करूँ क्या इसके अंदर आइटा है, आइटा इसके अंदर नहीं है। ठीक है, इस चीज़ की क्लैरिटी आपको मिल रही है। सेट ऑफ रियल नंबर की डेफिनेशन ये आपके पास हिसाब से आती है, आपको पता है। ठीक है, यूनियन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, तो वो चीज़ है कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए उस चीज़ की, तो हम उसको बोलते हैं सेट। अब एक एग्जांपल लेते हैं जो सेट नहीं बनेगा।
लाइक एक एग्जांपल, मेरे एग्जांपल नंबर 3 है, ये सेट नहीं है। क्यों? पहले भी देखिए, इस सेट के अंदर मैंने वो सेट एलिमेंट रखे हैं बेस्ट बॉयज़ ऑफ द स्कूल। ठीक है, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर स्कूल है, किसी भी एरिया के अंदर हुआ, नो डाउट आप जो भी लेट कर सकते हैं। अब मैं कहूँ इसके अंदर से आपको 10 बेस्ट स्टूडेंट्स चुनने गए या बेस्ट बॉयज़ चुनने गए हैं इस पर्टिकुलर स्कूल के अंदर। ठीक है, पर आप कहोगे क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, आपके लिए क्राइटेरिया कुछ और होगा, सिमिलरली आपके दूसरे दोस्त के लिए क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। अगर आप मानते हो कि ये टीचर या बॉयज़ अच्छा है या बेस्ट है सारे बॉयज़ से, पर क्या दूसरे पर्सन के लिए वो चीज़ थिंक माइटे करती है? नहीं ना। यहाँ पे थोड़ा लॉजिक यूज़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे डाउट है कि मान लीजिए ए कोई पर्सन है, बॉय है उस स्कूल का, ए टू अनदर है, आपके लिए ये बेस्ट है, दूसरों के लिए ये बेस्ट है, तो डाउट तो कन्फ्यूज़न हो गया ना, क्लियरिटी कहाँ हुई? अब जब मैं रियल नंबर या नेचुरल नंबर की बात करता था, तब चाहे आप हो चाहे कहीं और, किसी और के लिए भी ये डाउट नहीं था इसके अंदर 1 है या नहीं है, इसके अंदर 0 है या नहीं है, पर इसके अंदर यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया, डाउट आना शुरू हो गया। एलिमेंट के अंदर क्या नाम है, वेल डिफाइंड नहीं हुआ एलिमेंट, तो जिसके कारण ये सेट नहीं बन पाएगा। अगर इस तरह के एलिमेंट को एक साथ इकट्ठा करके रखें तो हम इसे सेट नहीं कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सेट हमारे पास किस किस तरह के होते हैं थोड़े से। सेट सबसे पहले बात आती है एक फाइनाइट सेट। ठीक है, ए सेट इज सेड टू बी फाइनाइट इफ इट कंसिस्ट ऑफ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। मतलब सीधी सीधी बात ये समझिए, जब आपने सेट देखा उसके अंदर जो आपके पास एलिमेंट है, एलिमेंट इन्हें बोलते हैं जो सेट के अंदर आप ऑब्जेक्ट रखते हैं ना, उन्हें आप उनको एलिमेंट्स बोलते हैं। अगर ये आपके पास फाइनाइट हो, आप गिन पा रहे हो इस सेट के अंदर इतने एलिमेंट है, ठीक है, आप उसकी क्वांटिटी बता पा रहे हो, तो इसका मतलब वो सेट फाइनाइट है। अदरवाइज सेट आपका फाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए इनफाइनाइट सेट। अगर आपके पास सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट आप उसके काउंट नहीं कर पा रहे, पर सेट है, तो वो आपका सेट क्या होगा, इनफाइनाइट। काउंट नहीं कर पा रहे, या तो आप इस तरह देख लीजिए, सेट के पास दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो वो फाइनाइट हो सकता है या वो इनफाइनाइट हो सकता है। अगर वो फाइनाइट नहीं है तो उसको इनफाइनाइट होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियरिटी देता है, ये इफ एंड ओनली इफ है, मतलब कि आप ये समझ लीजिए, इफ सेट इज नॉट एन फाइनाइट देन इट इज एन इनफाइनाइट सेट, ये आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कार्डिनैलिटी की। अब जब मैं सेट की बात कर रहा था कि फाइनाइट इनफाइनाइट, मैं किस तरह बोल रहा था, सेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर रहा था। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को ही ना इसका सेट बोलते हैं, मतलब कार्डिनैलिटी बोल देंगे। पर यहाँ पे बड़ी ध्यान रखने की बात है, डिस्टिंक्ट। जब जितने भी आप सेट यहाँ पे उठाओगे ना, मतलब एलिमेंट काउंट करें, वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए। मतलब कि अगर मान लीजिए जैसे कि ये मैंने एग्जांपल ली हुई है, इसके अंदर मैंने सेट के अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट रखे हुए हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मैं 1 को 2 बारी काउंट नहीं कर सकता, इसके अंदर 1 आपको डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को एक बार ही काउंट करना है, एक से ज़्यादा बार आपने काउंट नहीं करना। इस चीज़ को याद रखना और ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इस सेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए, 4। इसको शो करने का तरीका इस तरह है, अगर मान लीजिए अगर ए मेरे पास कोई भी सेट है तो उसकी कार्डिनैलिटी को मैं इस तरह डिनोट कर सकता हूँ। तो साथ ही साथ एक और तरीका है एन, इस तरह भी। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, तो ये भी चीज़ यूज़ कर लेते हैं। मैं मेन प्रेफर ये करता हूँ, पर समय अगर आप प्रूफ या थ्योरम देखेंगे तो ये चीज़ें यूज़ होती हैं जो आगे भी आएगा। पर आपको बस दोनों से बस फैमिलियर होना ज़रूरी है कि आपके पेपर में कौन सा आ सकता है उस हिसाब से। ठीक है, अब बात करते हैं एम्प्टी सेट। मतलब कि एम्प्टी से आपको अंदाजा ही हो रहा होगा कि वो सेट जिसके अंदर कुछ भी ना हो, जैसे कि ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। मतलब कि वो सेट जिसके अंदर कुछ भी ना हो, इसको दो नामों से और जाना जाता है, नल सेट और वॉइड सेट। ठीक है, ये दोनों आपके एक तरह से इस सेट के 3 नाम हो गए, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। और इसकी जो जर्नल नोटेशन है ये फाई, सिंपली फाई, इसे फाई कहेंगे अब। ठीक है, स्पीकिंग में आपके पास फाई आएगा, तो ये आपका एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी सेट से क्लियर ही होगा जिसके अंदर कुछ भी ना हो। ठीक है, लाइक मैंने एक एग्जांपल दे दूं कि ए, उसके अंदर वो सारे एलिमेंट है, एक्स दिखने में कैसे होंगे, एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 1। क्या कोई पॉजिटिव इंटीजर ऐसा हो सकता है जो लेस देन 1 हो? नहीं, 0 मत काउंट कर लेना, ध्यान रखना। ठीक है, तो 0 नहीं काउंट करनी हमने, तो इसका मतलब ए हमारे पास 5 हो गया, ए के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ये आपका नल सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, वॉइड सेट हो गया। अब एक बात पूछूं
तो कार्डिनैलिटी ऑफ नल सेट इज इक्वल टू, या कार्डिनैलिटी ऑफ एम्प्टी सेट इज इक्वल टू 0। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये फाइनाइट क्वांटिटी होगी, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। अब बात करते हैं सिंगलटन सेट। वो सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो ना, उसे हम सिंगलटन सेट बोलेंगे। ए सेट हैविंग वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। लाइक मैंने एग्जांपल ली ए, इसके अंदर मैंने ये 0 रखा है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, 0 को 5 डिनोट करके कहेंगे इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ए इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ये एम्प्टी सेट नहीं है, कन्फ्यूजन मत हो जाना। एग्जाम्पल थोड़ी सोच समझ के लिए है, जल्दबाजी में हम या फिर कभी बार लेस ऑफ नॉलेज ना, लैक ऑफ नॉलेज के कारण हम ये गलती कर बैठते हैं। अगर यहाँ पे अगर आपके पास ए लिखा है, उसके अंदर यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर 0 लिखा है, तो इसका मतलब एक एलिमेंट इसको अंदर हमने रखा है। 0 हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक एलिमेंट है, तो इसका मतलब इसके अंदर एक एलिमेंट है। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो इसकी कार्डिनैलिटी कितनी होगी, अगर आप सिंगलटन सेट की बात करें तो सिंगलटन सेट की हमेशा कार्डिनैलिटी आएगी 1, ठीक है। सिंगलटन सेट की हमारे पास हमेशा ये कार्डिनैलिटी आने वाली है, तो इस चीज़ का भी आप याद रखिए, ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे सेट के, जब हम बात करते हैं ना, एक सबसे बड़ी खास बात आती है कि बच्चे जहाँ गलती करते हैं, तो उससे पहले मैं आपको 2 डेफिनेशन बताऊंगा, फिर बताऊंगा गलती कहाँ होती है और क्यों होती है। सबसे पहले आता है इक्वल सेट। इस चीज़ को ध्यान से समझना। कभी कभार हम सोचते हैं जरूरी नहीं होता, पर पेपर हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, उन्होंने बस क्विक आंसर आने वाले चाहिए होते हैं, तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब आपको प्योर बेसिक कॉन्सेप्ट चेक कर लेते हैं, ठीक है। और बच्चे वहाँ पे इनको पता नहीं होता और वहीं आके हम गलती करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ नहीं होगा, आपका 1 सेकंड के अंदर होने वाला होगा। गलती क्या, हमारी लैक ऑफ नॉलेज। Two set A B are said to be equal if they have exactly the same element। मतलब कि अगर आप A और B सेट को इक्वल कह रहे हैं, तब जब इनके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं, जो एलिमेंट है ये हैं वो भी सेम हो और नंबर ऑफ एलिमेंट हो वो भी सेम। 2 कंडीशन आप यहाँ पे समझ सकते हैं। एक कंडीशन टोटल नंबर ऑफ, एक कंडीशन आप एलिमेंट की समझ लीजिए कि आपके पास एलिमेंट के कितने आ गए, ठीक है। दूसरी आपके पास आप वो क्या नाम है, नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास कितने गए। ये 2 कंडीशन आपकी यहाँ पे सेटिस्फाई होनी जरूरी है। अगर ये दोनों इक्वल हैं कि एलिमेंट सारे सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो आपका कहोगे सेट इक्वल है। अब बात करेंगे हम इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट किसे कहते हैं, अगर हमारे पास कोई 2 सेट हैं ए बी, उसे इक्विवेलेंट तब कहेंगे जब उनकी क्या नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। मान लीजिए आपके पास ये ए सेट है, इसके पास 1 3 7 9 ये एलिमेंट्स हैं, और बी सेट है ए बी सी डी, ठीक है। तो ये सेट को हम इक्विवेलेंट बोल देंगे, ना कि इक्वल। यहाँ पे आके गलती हम क्या करते हैं कि जो दिक्कत आती है, हम इक्वल सेट को या कभी इक्विवेलेंट सेट को इक्वल सेट बोल देते हैं, यहाँ पे गलती आ जाती है। या तो हम इसको इक्विवेलेंट सेट बोल देते हैं, तो वहाँ पे गलती मत करना, ठीक है। इस चीज़ को अगर हम जैसे इक्वल सेट बोल दें, और साथ ही साथ इसके साथ एक हमें और कंडीशन मिलती है कि जो हमारे पास ऑल इक्वल सेट होंगे वो इक्विवेलेंट सेट है। इक्विवेलेंट सेट होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए थी कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होनी चाहिए 2 एलिमेंट के पास, 2 सेट के पास, ठीक है। और इक्वल सेट होने के लिए हमें 2 कंडीशन चाहिए होती थी, क्या कि आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए 2 सेट के पास, और साथ ही साथ उनके एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। मतलब कि वो कंटेन करते हैं किसको, इक्विवेलेंट सेट्स को, ठीक है। तो इक्वल सेट आपकी इक्विवेलेंट सेट हमेशा बनेगा, पर इक्विवेलेंट सेट आपका इक्वल सेट बन भी सकता है, नहीं भी। ये आपका डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन आपका किस तरह आएगा उसको चेक करके आप बता पाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरवल्स की। मैं यहाँ इसको एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, उम्मीद करके चलता हूँ कि आपको बहुत लेस नॉलेज है या नॉलेज नहीं है, या फिर आपको मतलब कि प्रॉपर रिवीजन की ज़रूरत है, ताकि आपको एक बेस से रिवीजन शुरू हो सके, ठीक है। बेस से रिवीजन शुरू करके आपको हायर तक प्रोवाइड करवाऊंगा मैं आपको। अब बात करते हैं ओपन इंटरवल की। हम किस सेट को ओपन इंटरवल बोलते हैं, किसको क्लोज इंटरवल। जैसे यहाँ पे आप इसको ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं, ठीक है। रियल लाइन में से आपने कुछ भी 2 सेट उठाया, उसके आप एंड पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड ना करो तो उसे ओपन बोलेंगे। लाइक इस तरह 1 2 ये ओपन है, ये सेट के अंदर ये नहीं है ये, ठीक है। 1 और 2 अपने इस इंटरवल के अंदर नहीं है, तो ये हमारे लिए ओपन, ये दोनों ही नहीं होने चाहिए, ठीक है। एक नहीं, ये दोनों एलिमेंट जो एंड पॉइंट्स हैं इसके अंदर नहीं होने चाहिए, तब हम इसे बोलेंगे ओपन सेट, ठीक है। इसे हम ए बी भी लिख देते हैं, जर्नल नोटेशन है कि आप जिस तरह मर्जी बोल लीजिए,
ठीक है, आप इसे कर सकते हैं। यहाँ पे जो इसको मैंने लिखा है ये नोटेशन है कि जर्नली ओपन सेट की। अब बात करते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल की ये है गया कि आपके पास जो एंड पॉइंट है गया वो इंक्लूड करेंगे इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे क्लोज्ड में है ये। ठीक है, कि मान लीजिए अब आपके पास कोई भी आप नंबर उठा लीजिए, जैसे मैं 2 और 3 उठा लिया, ये आपके इसके अंदर बिलोंग करेंगे एंड पॉइंट्स। ठीक है, आपके सेट के अंदर बिलोंग करेंगे, तो ये क्लोज इंटरवल हो गया। ठीक है, और साथ ही साथ इंटरवल के टाइम ये चीज़ याद रख लेना, यहाँ पे लैक नहीं आना चाहिए। इस लाइन से बीच में, इसके बीच, मतलब कि आपने बोल दिया 2 और 3, इस नंबर के बीच में जितने भी सारे नंबर है क्या, चाहे वो ये सारे रियल नंबर, ठीक है, आप ना कोई रैशनल नंबर छोड़ सकते, ना ही कोई इरेशनल नंबर आप छोड़ सकते, वो सारे नंबर भी सेट के अंदर होने जरूरी हैं, चाहे वो क्लोज आप बात करें चाहे ओपन में बात करें, इस चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, तो हमारे पास क्लोज्ड के लिए इंटर नोटेशन होगी ये वाली। ठीक है, कि मतलब कि दोनों तरफ से क्लोज ब्रैकेट आने वाली है। और बात बोलते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पास एक आपका एंड पॉइंट इंक्लूड करेगा और एक एंड पॉइंट आपका एक्सक्लूड करेगा, मतलब नहीं होने वाला। ठीक है, कि दोनों में से एक एंड पॉइंट होगा दूसरा नहीं होगा, सीधी सीधी बात ये है। तब उसे बोलना है सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन। लाइक आप इस तरह समझ सकते हैं, ये एलिमेंट ए एलिमेंट हमारे सेट के अंदर है पर बी नहीं है, या फिर आप इसको समझते हैं ए नहीं है पर बी हमारे सेट के अंदर है। इस तरह आप देख सकते हैं ये सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड हमारे पास सेट होने वाले हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सी इसके एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पे मैंने 2 3 लिखा है, ये कौन सा है, ओपन सेट। इसी तरह क्लोज्ड में लिख दिया क्लोज सेट। अब ये देखिए यहाँ पे ये क्लोज्ड में है, ये ओपन में है। ठीक है, तो ये हो गया सेमी क्लोज्ड। आप इसको ध्यान रख लीजिए, अगर पहला क्लोज्ड है तो सेमी क्लोज्ड, अगर पहला ओपन है तो सेमी ओपन, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कौन सा है, सेमी क्लोज्ड। ये कौन सा हो गया, ओपन में यहाँ पे, तो सेमी ओपन। ठीक है, पहली ब्रैकेट को देख लेना, तो आपका सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन आप उस हिसाब से उसको कह सकते हैं। अब बात करेंगे, जब सबसेट के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास जो दूसरा नेम जो दिमाग में आता है, ठीक है, वो उसको होता है सेट का सबसेट। ठीक है, अब सबसेट के बारे में बात करते हैं। लेट ए एंड बी 2 सेट्स, देन set A is called to be subset of set B if every element of A is also element of B। मतलब अगर आप A को B का सबसेट तब बोल पाएंगे जब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो इसके अंदर भी होने चाहिए, इसके सारे एलिमेंट। ठीक है, इसका एवरी एलिमेंट, कोई भी इसका एक एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, वो बी के अंदर होगा, तब हम बी को इसका सुपर सेट भी बोल देते हैं। ठीक है, कि हम ए को सबसेट ऑफ बी बोलने के बजाय को बी को सुपर सेट ऑफ ए भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका कन्वर्सली हम इनको बोल सकते हैं, ये सिंबल है ये जो हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो इसके रिगार्डिंग जो हमारे पास जो रिजल्ट है या नोट्स आते हैं वो बात ये की जो ध्यान रखने वाली बात है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, ये सेट अपने आप का सबसेट जरूर है, हर एक सेट अपने आप का सबसेट जरूर है, इस का बात का ध्यान रखना। ठीक है, कि कोई भी सेट हो आप इसको ये नहीं कह सकते वो खुद का सबसेट नहीं है, क्योंकि प्रॉपर कंटेन करेगा, वो आप चीज़ को चेक कर लेना, क्योंकि आप इसको डेफिनेशन के थ्रू भी समझ सकते हैं। क्या इसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट है जो इसके अंदर ना हो, नहीं, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं, इसका मतलब ये इसका सेट है। इसी तरह इसके बिना प्रूफ में आपको बताया, बस आपको एक रिजल्ट के तौर पर आप याद रख लो कि नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, मतलब कि आपका जो एम्प्टी सेट है वो सबसेट होगा हर एक सेट का, जो मर्जी सेट ले लो आपका उससे सबसेट होगा, चाहे वो अगर एम्प्टी भी हो गया तो एम्प्टी सेट खुद का भी सबसेट होगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब बात करते हैं हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स की। ठीक है, कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होने वाले हैं, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट होने वाले 2 की पावर n। n क्या है, मान लीजिए आपके पास a कोई सेट है जिसकी कार्डिनैलिटी हमारे पास n है, मतलब कि a के अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, देन उसके पावर सेट में 2 की पावर n एलिमेंट होंगे। n यहाँ पे आपके पास कार्डिनैलिटी ऑफ a होने वाली है, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 कार्डिनैलिटी ऑफ a, ताकि आपको याद रह सके 2 की पावर कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट विच वी हैव वांट टू चेक। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका काफ़ी यूज़ होता है। अब आपको ख्याल आएगा पी ऑफ ए असल में क्या है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। पी ऑफ ए असल में होता है पावर सेट, हम इसे पावर सेट बोलते हैं। पावर सेट क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए एंड डिनोटेड बाय पी ऑफ ए।
ठीक है, मतलब कि आप इसको एग्जांपल के थ्रू समझिए, ज़्यादा क्लियर होगा। मान लीजिए मेरे पास ए कोई सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है ए बी सी। तो अब मैंने वो सारी कलेक्शन बनानी है जो इसके सारे सबसेट्स को कंटेन करके रखे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो 5 रखना तो जरूरी है हर एक चीज़ में, हर एक पावर सेट में, हर उसके पास 5 तो आएगा ही आएगा। 5 चाहे आप मानने ना माने 5 आने वाला है क्या, ठीक है। क्लियरिटी से आप इसको याद रखिए। अब इसी तरह तो सिंगल्टन ए, सिंगल्टन बी, सिंगल्टन सी क्या ए के सबसेट हैं? हाँ है। इसी तरह ए बी, ए सी, बी सी और ए बी सी खुद सेट। मैं आपको एक दूसरा रिजल्ट बताएगा, हर सेट खुद का सबसेट जरूर होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे खुद ए आ गया। तो अब ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 3 कितना हो गया? 8। तो हमारे पास ये रिजल्ट काम कर रहा है, पावर सेट ऑफ ए वाला, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना। अब बात करेंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स कि अब इस चीज़ को थोड़ा सा प्रॉपरली ध्यान से समझना। कभी कभार हम इसमें बेसिकली गलती कर जाते हैं, वो भी छोटी सी गलती मिस्टेक होती है जिससे हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। Let A be two sets, then A union B is the set of all those elements which either belong to A or to B or to both A and B। ठीक है, इसको इस तरह समझते हैं। यहाँ पे आ जाइए, इस चीज़ को देखिए। ए यूनियन बी क्या कह रहा हूँ मैंने, वो सेट इसके अंदर रखने आए, या तो वो ए के अंदर हो या बी के अंदर हो या दोनों के अंदर हो। और का कंडीशन का मतलब ये होता है कि और जब भी लग जाए ना किसी दो कंडीशंस के बीच में, उसका मतलब ये होता है या तो पहली कंडीशन हो या दूसरी कंडीशन हो या दोनों ही कंडीशन हो जाए, कोई हमें कोई मतलब नहीं है। हमने वो सारे एलिमेंट हमने इसके अंदर लिखने होते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे डिस्टिंक्ट का बहुत ध्यान रखना। जब भी हम सेट को लिखते हैं कभी भी कहना रीराइट नहीं करते सेट्स के अंदर, ठीक है, डिस्टिंक्ट तौर पे लिखते हैं। लाइक एग्जांपल मेरे पास ए है और बी है, इसके अंदर ए यूनियन बी फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे ए कॉमन है, ए के पास भी बी के पास भी, पर ए यूनियन बी के अंदर मैंने एक टाइम ही लिखा, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लिखा। एक चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है कि जब आप ए यूनियन बी सेट लिखोगे, मानना कि आपके पास एक एलिमेंट दो सेट में दो बार आ रहा है, पर आप लिखोगे एक बार ही, क्योंकि हमारे पास सेट की डेफिनेशन क्या है, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वहाँ पे डिस्टिंक्ट वाली प्रॉपर्टी फेल नहीं होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे दो बार ही लिख देंगे तो वहाँ पे प्रॉपर्टी हमारी फेल हो जाएगी, सेट की प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी। इसका मतलब सेट नहीं है, ये कलेक्शन सेट नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है। तो इसके कारण हम यहाँ पे भी डिस्टिंक्ट का ख्याल रखेंगे। अब इसे एक वेन डायग्राम के थ्रू समझते हैं। इसे वेन डायग्राम बोलते हैं। यू यहाँ पे बेसिकली यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट आपको पेपर के अंदर डिफाइन करा जाएगा कि आपके पास यूनिवर्सल सेट ये है, तो उस हिसाब से बनेगा, ठीक है। यूनिवर्सल सेट ये होगा, कोई एक बड़ा सेट दे देंगे सच दैट ए और बी उसके सबसेट होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ इस तरह की वो कंडीशन बोल देंगे, या कह लो सुपर सेट ऑफ ए एंड बी। तो इस तरह का होता है। सो यूनिवर्सल सेट वो आपको हर एक क्वेश्चन पेपर के अंदर डिफाइन करके देंगे। ये उनकी सिरदर्दी की है, ये हमारी सिरदर्दी नहीं है यूनिवर्सल सेट को ढूंढना। वो आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर कहीं यूनिवर्सल सेट की आपको ज़रूरत है या रिक्वायरमेंट है, तो वो खुद पेपर सेटर बताएगा आपको कि यूनिवर्सल सेट आपका क्या है। आपने नहीं बताना कि आपका यूनिवर्सल सेट क्या है, वो आपको देगा, ठीक है। अगर नहीं आए तो इसका मतलब आपके क्वेश्चन के अंदर यूनिवर्सल सेट की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको अपने दिमाग में बिठा लेगा, ठीक है। अब बात करते गए ए और बी की, इसको यूनियन के थ्रू देखते गए इन वेन डायग्राम। इसे वेन डायग्राम बोलते गए, ठीक है। इस तरह को ये आपका यूनिवर्सल सेट है, जिनके ए बी ये सब सेट है, उनके अंदर दो सर्कल बना लेते गए। अब ए यूनियन बी, मान लीजिए ए अपने हमारे पास ये था, बी ये था, तो इन्होंने क्या बस उन सर्कल को शेड कर दीजिए जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट है, ठीक है। तो हमारे पास वो यूनियन आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, ये सेट बन जाएगा, नया बन जाएगा, मतलब कि हमारे पास एक नया सर्कल बन गया, ये इस तरह की ग्राफ बन गया हमारे पास, ठीक है। और हर एक एलिमेंट को एक बार काउंट हमने करना ही करना है। अब बात करेंगे जब हम इंटरसेक्शन की, हमारे पास कोई दो एलिमेंट हो जिसके इंटरसेक्शन बात करें, तो उसको ये कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ये नोटेशन है कि मतलब कि एक्स ए में भी होना चाहिए और बी में होना चाहिए। इंटरसेक्शन मतलब यहाँ पे अब ये समझिए, हमारे पास कोई दो कंडीशन है, उन दो कंडीशन के बीच में अगर एंड आ जाए तो एंड ये कहता है कि वो कोई इसके अंदर वो एलिमेंट आएंगे जो कंडीशन 1 को भी होल्ड करें एज वेल एज कंडीशन बी को भी होल्ड करें। इस चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। वो सेटिस्फाई बोथ कंडीशन करेगा, ना कि वन कंडीशन करेगा। अब मान लीजिए हमारे पास
ये दो सेट हैं ए और बी, ए के अंदर 1 2 3 4 5 और क्या नाम है 4 5 6 7 8 बी के अंदर है। तो अब इंटरसेक्शन के अंदर आप देख पा रहे हो इसके अंदर सिर्फ दो एलिमेंट आए हैं, ठीक है, साफ चेक कर पा रहे हो। अगर इसके वेन डायग्राम के थ्रू देखें कि हमारे पास अगर वेन डायग्राम के थ्रू मतलब कि पेपर के अंदर बाई चांस आपको वेन डायग्राम ही आ जाए, इसके अंदर इंटरसेक्शन का सिंबल कौन बता रहा है, तो सिंबल भी थोड़ा दिमाग में रखना अपने, ठीक है, कि जहाँ जहाँ पे सीधी सीधी बात समझिए, दो सर्कल लगे हैं, आप यहाँ टकराव वाला हिस्सा क्या है, सीधी बात टकराव वाला हिस्सा कौन सा है, टकराव वाला हिस्सा ये वाला है। तो टकराव वाला हिस्सा याद रखना है हमने। इंटरसेक्शन का मतलब, यूनियन का मतलब क्या है, हमने आप ये समझिए ना, आपका घर है, आपके साथ में पड़ोसी का घर है, आपने जोड़ के एक घर बना दिया, सीधी बात, आपको सोचना ही नहीं इसमें ये चीज़। अगर आप जोड़ के एक घर बनाते हो, जो बीच की पहले दीवार थी आपकी, आप वो घर अपनी पहले अलग से काउंट करता था, आप अपनी अलग काउंट करते थे, जोड़ोगे वो अलग अलग काउंट को ही करोगे, उसको एक बार ही काउंट करोगे ना। तो बस वही चीज़ आपने ये यहाँ पे दिमाग में ध्यान में रखनी है। इनको रियल लाइफ से रिलेट करके याद रखने की कोशिश करोगे तो लंबा याद रख पाओगे और बढ़िया रहेगा, ठीक है, भूलोगे भी नहीं। अगर इसको रट्टा लगाओगे भूल जाओगे, पेपर में कुछ नहीं फ़ायदा होने वाला। तो रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल्स लो, इसको याद रखो, ठीक है। सिमिलरली हम अगर बात करें डिफरेंस ऑफ टू सेट, अभी तक हमने यूनियन पढ़ी किसी सेट के बीच में, अब इंटरसेक्शन पढ़ी, तो अब हमारे पास है डिफरेंस, मतलब कि दो सेट के बीच में माइनस करें। मान लीजिए आपने a माइनस बी लिख दिया, तो मतलब कि हमने वो सारे सेट रखने हैं वो सच दैट x में हो और b में ना रहे। जैसे कि मान लीजिए ये मेरे पास कोई वेन डायग्राम के अंदर है, b के अंदर ये एलिमेंट थे और a के अंदर जो ये एलिमेंट थे वो उसके अंदर b के अंदर भी है, तो हमने इसको निगलेक्ट कर दिया, इतने सेट को हमने निगलेक्ट कर दिया। तो हमारे पास अब ये वाला सेट बचा, जो ये सेट बचा हमारी कंडीशन बन रहेगा और यही सेट ऑफ एलिमेंट हमारे पास आने वाले हैं। इस चीज़ को दिमाग में रखना। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आपके यूनिवर्सल सेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपको सेट ऑफ रियल नंबर बोल दें और उसके बाद कोई इसका सबसेट दे दे, तो उसका मतलब आपके पास जो यूनिवर्सल सेट है वो आपका सेट ऑफ रियल नंबर है, ठीक है। अगर उसका ए कॉम्प्लीमेंट आप रियल में देखोगे, अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोल दें उसका सबसेट कुछ आपका ए बोल दें, तो आपके लिए यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर है। तो वो आपको बताएंगे आपके ए कॉम्प्लीमेंट किस तरह चेक करना है, या आपको थोड़ा मोटा क्लियरिटी होती होगी किसका आप चेक कर रहे हो। तो इसका मतलब ये होता है कि आपने वो वाले सारे एलिमेंट रखने हैं जो आपके ए के अंदर ना हो और आपकी यूनिवर्सल सेट में हो, मतलब कि ए को छोड़ के बाकी सारा हिस्सा आपने अपने सेट ऑफ में लिखना है, बाकी सारे एलिमेंट आपके पास आएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपके पास कंडीशन आएगी। इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। आपके पास ये यूनिवर्सल सेट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। आप खुद फाइंड करने नहीं बैठोगे, ये चीज़ को मैं बार बार बोल रहा हूँ, गलतियाँ होती हैं। तो ये यूनिवर्सल सेट मैंने आपको प्रोवाइड कराया, ये ए सेट गिवन है, ठीक है। तो अब इसका ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट होगा वो सारे सेट यूनिवर्सल के अंदर सच दैट उसके अंदर ये सेट एलिमेंट ना हो, तो हमारे पास ये बना, ठीक है। तो सिंपल, इस चीज़ को आपने इस तरह चेक करना है। अब हमारे पास जो की पॉइंट इसके अंदर निकल के आते हैं वो ये है कि अगर आप ए का ए कॉम्प्लीमेंट से यूनियन कर दें तो आपके पास हमेशा यूनिवर्सल सेट बनेगा। आप इसको इस तरह वेन डायग्राम से समझिए, आपके पास ये ए सेट है, ठीक है, ये एलिमेंट तो आपने ले ही लिए, अगर आप ये वाले एलिमेंट और अपने सेट के अंदर जोड़ लो, क्या ये आपका यूनिवर्सल सेट नहीं बन जाएगा, है ना। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। सिमिलरली अगर आप इनकी इंटरसेक्शन करोगे कि आपके पास ये दो सेट है, इसकी इंटरसेक्शन करनी है, इसको वेन डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ए है, ये ए है, जो ये वाला हिस्सा है वो ए कॉम्प्लीमेंट है, इसके अंदर ये है कि ऐड नहीं है, इनके बीच में कोई कॉमन आ रहा है, कॉमन कुछ ही है, कॉमन 5 है, तो इनका इंटरसेक्शन हमेशा 5 होगा। इस चीज़ को समझना, याद रखना। अब एक और चीज़ आती है सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। ये थोड़ा सा पेपर हार्ड बनाना हो, ठीक है, थोड़ा सा आपको टिपिकल पूछना हो, तो ये जब यूज़ होता है। इसके अंदर क्या होता है कि हमने सिर्फ वो वाले एक्स रखने होते हैं सच दैट या वो सिर्फ ए के अंदर और बी के अंदर ना हो और बी के अंदर हो ए के अंदर ना हो, मतलब कि हमने इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट को निगलेक्ट करना है, ठीक है। जो उनके कॉमन एलिमेंट है ना उनको बाहर निकालना है, इस चीज़ का हमने दिमाग में या ध्यान रखना है, इसके अलावा नहीं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब इसके बाद थोड़ी सी हमारे पास प्रॉपर्टीज आती हैं इसके अंदर सेट थ्योरी के रिगार्डिंग। अगर आप किसी भी सेट की यूनियन 5 से कर दें तो आपके पास ए आएगा, मतलब कि आप इस तरह समझिए, मैं कह रहा हूँ आपके पास कोई सेट है उसके अंदर और एलिमेंट डालो, वो वाला सेट इसके अंदर आप इंक्लूड करो जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो आपके पास कौन सा सेट रहेगा,
आपके पास वो ही सेट ए रहने वाला है, क्योंकि आपने इसके अंदर डाला ही कुछ नहीं। ठीक है, आपके पास गड़वी है, गड़वी के अंदर पानी है। ठीक है, लोटा है, सीधा सीधी गल समझ लो। ठीक है, उसके अंदर आपके पानी है। अब मैं कहूँ उसको तो खाली, मैं कुछ भी ना डालो, तो आपके पास क्या बचा? क्या वो पानी भरा लोटा ही बचा? ठीक है, तो वो चीज़ ही है। अब ए यूनियन ए, अब ए यूनियन ए आप इसको हमेशा ए ही आएगा। हमारे पास डिस्टिंक्ट की प्रॉपर्टी है, हम डबल राइट नहीं करेंगे किसी भी सेट को। ठीक है, यूनियन के अंदर हम जब भी लिखते गए तो जिसके कारण हमारे पास हमेशा ए ही आएगा, क्योंकि हमारे पास जो डेफिनेशन में था सेट की, उसके अंदर डिस्टिंक्ट का साफ साफ लफ्ज़ों में इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ऑफ यूनिवर्सल सेट। मैंने आपको पहले भी कहा था, जो यूनिवर्सल सेट होगा उसका कुछ सबसेट ही प्रोवाइड करवाते हैं आपको ए। तो आप यूनिवर्सल सेट से इंटरसेक्शन कर दोगे ए की, तो हमारे पास ए ही आने वाला है। क्यों? क्योंकि वो तो प्रॉपर कंटेन है, ये वाले सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर तो पहले ही हैं। इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट है जो दोनों के अंदर कॉमन हो, तो कंप्लीट ए ही आ जाएगा आपके पास। ठीक है, सिमिलरली ए इंटरसेक्शन ए करोगे, वही आप इंटरसेक्शन की डेफिनेशन को ध्यान में रखिए कि वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो। अब ए के अंदर एक्स है तो इसी ए के अंदर वही एक्स है, क्योंकि सेम सेट ही है, तो आपके पास ए ही आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप किसी दो सेट ए यूनियन बी करते हैं, बी यूनियन ए करते हैं, या ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए करते हैं, तो आपके लिए बात सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब एक और चीज़ जो खास बात है ये है, अब यहाँ पे कार्डिनैलिटी की बात करेंगे कि हमने कार्डिनैलिटी को किस तरह चेक करना है कि इस सेट के अंदर कितनी कार्डिनैलिटी है, इस सेट के अंदर कितनी कार्डिनैलिटी की है। कार्डिनैलिटी चेक करना भी आना जरूरी है। ठीक है, ज़्यादा बच्चे मार खाते यही है कि बेसिक कॉन्सेप्ट को याद नहीं करते, बस बड़ा बड़ा रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं। रट्टा ना लगाओ, वेन डायग्राम से समझ के करोगे, पेपर में याद रहेगा, स्ट्राइक करेगा तुम्हें। ठीक है, अगर आप पढ़ते हो किसी चीज़ को, समझते हो, यकीन मानिए पेपर में अपने आप आएगा कि आपको पता, आपको यकीन अपने आप पे हो या ना हो, वो आपको बताएगा, आपका माइंड आपको कि हाँ इसका आंसर ये है, आपको इसको इस तरह सोल्व करना है, ये बताएगा। अब मान लीजिए मेरे पास ये न, आपने एन है, नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने ए यूनियन बी के अंदर। ठीक है, तो हमने क्या करना, नेचुरल नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। अब ये देखिए, अब ये कहाँ से आया, इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं कि अब इस चीज़ को इस तरह समझना कि मान लीजिए अब आपने इस चीज़ को चेक करना था। चेक करने के लिए आपने क्या करा, हमने यूनियन करी है। ठीक है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करना है, तो हमने क्या करा, ए के एलिमेंट भी लिख दिए और सच्चा बी के एलिमेंट भी लिख दिए, और जो कॉमन एलिमेंट थे उनको एक एक बारी लिख दिया। ठीक है, अब देखिए कॉमन एलिमेंट कौन से हो सकते हैं जो इसके अंदर यहाँ होंगे, जो डिफरेंस होगा, मतलब कि जो ये कॉमन एलिमेंट इसको जो करेंगे। अब जब मैंने काउंटिंग करी ए की, ए के अंदर कितने एलिमेंट है, तो मैंने टोटल इस सेट की काउंटिंग करी, मतलब कि जो ये वाला सेट है मैंने एक बारी काउंट कर लिया। फिर मैंने काउंटिंग करी बी की, मतलब कि मैंने इस तरह के सेट की काउंटिंग करी। ये इसका ब्रश का कलर चेंज कर लेते हैं और ज़्यादा क्लियर होगा। काउंटिंग करी इसकी, तो मतलब कि ये फिर काउंट हो गया कि आप देख पा रहे हो, जो आपका जो इंटरसेक्शन वाला एरिया था ये दो बारी काउंट हो गया। ये आपका इंटरसेक्शन वाला एरिया दो बारी काउंट हो गया। पर हमने जब काउंटिंग करते हैं तो डिस्टिंक्ट का ध्यान रखते गए, तो डिस्टिंक्ट की प्रॉपर्टी कारण हमें इंटरसेक्शन को एक बारी निगलेक्ट करना पड़ा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को याद रखना भी जरूरी है, हम यहाँ पे आके गलती करते गए। और आप देख पा रहे हो वेन डायग्राम को सही ढंग से मैंने समझा हुआ था, तो मैंने ये रहा प्रूफ वेन डायग्राम के थ्रू ही कर लिया। मुझे आता था या नहीं मैटर नहीं करता, वेन डायग्राम तो आती है ना, वेन डायग्राम को समझो, दो तीन क्वेश्चन वेन डायग्राम से सोल्व कर लो, दिमाग में बैठ जाएगी वेन डायग्राम किस तरह यूज़ करनी है, और क्लियरिटी हो जाएगी, रट्टा भी नहीं रहेगा, और एक सेकंड से पहले पहले आपका आंसर भी आएगा। ठीक है, बहुत ईजी तरह हो जाएगा, आप देखती हो जाएगी, प्रैक्टिस होगी, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए इसके अंदर। अब इसी तरह बात करें, मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है इस सेट के अंदर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर। अब सबसे पहले अब इसको ये वाला प्रूफ बोलते जाते हैं, ये भी क्या लिखा गया, इस प्रूफ को कभी निगलेक्ट करते हैं। ठीक है, भूल जाए कभी। अब इस चीज़ को याद रखो कि मेरे पास ये सेट है वेन डायग्राम, इसके थ्रू निकालने की कोशिश करते हैं, मेरे पास क्या बनेगा। मेरे पास है यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास ए ये है, इस चीज़ को यहाँ पे ये समझ लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे कलर चेंज करते हैं,
अब मेरे पास जो बी है, बी कॉम्प्लीमेंट से इंटरसेक्शन करनी है। बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा हो गया, इसको छोड़ के बाकी सारा हिस्सा, ये चीज़ निगलेक्ट होगी, बाकी सारा हिस्सा मेरा बी कॉम्प्लीमेंट में आ गया। ठीक है, ये मेरा बी कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ये चीज़ को भी वो इंक्लूड कर रहा है ए के इस वाले हिस्से को। अब मैं इंटरसेक्शन कर रहा हूँ इसकी बी कॉम्प्लीमेंट की ए के साथ, तो मेरे पास कौन सा सेट एलिमेंट आ गए, तो मेरे पास ये वाला एरिया आ गया, ये वाला। ठीक है, अब ये चीज़ चेक करो, ये एरिया क्या है, ये एरिया वो हिस्सा है आपका ए का ये वाला हिस्सा, और जो इंटरसेक्शन आ रहा है ए और बी के बीच में, इसका निगलेक्ट होना, वो वाला हिस्सा बन रहा है। तो आपके पास कार्डिनैलिटी ऑफ सेट क्या बनेगी, आपके पास जो ये कार्डिनल, इसकी जो नंबर ऑफ एलिमेंट निकालोगे वो किस तरह आएंगे, नेचुरल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए आपके पास जितने होंगे, और माइनस करोगे ये वाला हिस्सा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, आपके पास ये वाला हिस्सा आ जाएगा, सिर्फ ये वाला हिस्सा। ठीक है, सिमिलरली इसका प्रूफ मैं आपको नहीं कराऊंगा, ये आप खुद चेक करिएगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट या समझ ना आए तो कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस बी, इसको अगर भूलिएगा, वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेगा, आपके से जरूर होगा। ठीक है, आप जरूर ट्राई करिए, आपको ज़्यादा बढ़िया ढंग से होगा, अपने आप पे यकीन रखिए। आशा करता हूँ आप सबको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, और इसी के साथ मेरी सेट थ्योरी जो आपको मैंने करानी थी, जिसके बेसिक प्रॉपर्टीज़ वगैरह मैंने कराई है, आपको प्रोवाइड करवा दी, जो इसके रूल थे, आपके पास जो फॉर्मूलाज थे, जो भी आपको इसका बेसिक जो नॉलेज होनी चाहिए थी। बाकी मैं इसके क्वेश्चंस अब टेक करूँगा, वहाँ पे भी करवाऊँगा, आपको इनके यूज़ भी करवाऊँगा। उससे पहले पर मैं आपको 2-3 कॉन्सेप्ट और करवाऊँगा। ठीक है, ताकि आपके पहले कॉन्सेप्ट करवा के फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे, उसको करना शुरू करेंगे, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, आशा करता हूँ आप सबको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, और इस तरह के मोर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। हाँ, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैथ IQ, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप मेरे फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसका जो चैनल वो भी मैथ IQ के नाम से है, आपका जिसका लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।